मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 ही दर्जे आगे। इन्होंने भी पढ़ना उसी उम्र में शुरू किया था जिस उम्र में मैंने किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते हैं जिस पर आलीशान महल तैयार किया जा सके। आखिर बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? हाँ? अरे तुम उधर क्या कर रहे हो? पढ़ो बैठ के। भाई साहब पढ़ ही रहा था, यूं चला गया। मम्मी से कपड़े लाए? तो कब लाओगे? जाओ लेकर आओ। अभी? हाँ अभी। और हाँ देखना कपड़े अच्छे से इस्त्री किए हो। ठीक। सुनो अब क्या रह गया? कपड़े गिनकर लाना। ठीक। अरे अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? जाओ। और हाँ आज ही वापिस आना। ठीक है। मैं छोटा था और भाई साहब बड़े। मेरी उम्र 9 साल थी और भाई साहब 14 बरस के थे। इसीलिए मेरी तंबी और निगरानी का भाई साहब को पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। भाई साहब ये कपड़े ले आया, यहाँ रख दूं? भाई साहब स्वभाव के बड़े अध्ययनशील थे, हरदम बस किताब खोले बैठे रहते और शायद कभी दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब की हाशियों पर कुत्ते, बिल्लियां और चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कई बार तो एक ही नाम, शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते और कई बार एक ही शेर को बार बार सुंदर सुंदर अक्षरों में नकल किया करते थे और कई बार तो ऐसी शब्द रचना कर डालते जिसका ना तो कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य। मसलन मैंने एक बार उनकी कॉपी पर ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों। एक मिनट, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्री युक्त राधे श्याम। 1 घंटे बाद, उसके बाद किसी आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बड़ी चेष्टा की उस पहेली का कुछ अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। वो 9वीं कक्षा में थे और मैं 5वीं में। उनकी इन रचनाओं को समझ पाना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अरे तुम उधर क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम्हें बोला बैठ के पढ़ो। पढ़ रहा था, पढ़ो। निकालो किताब, बोल बोल के पढ़ो। ऐसा भी पढ़ा जाता है? हाँ ऐसा ही पढ़ा जाता है। Yes. आवाज नहीं आ रही? I think it is a good to have a variety of species. When the body is changing, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल भी ना लगता था। 1 घंटा किताब खोलकर बैठना पहाड़ था। When the body is changing its position, और मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियां और कभी कागज की तितलियां उड़ाता। उसमें अगर कोई साथी मिल जाए फिर तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर उससे कूद रहे हैं,
कभी फाटक पर सवार, गेट पर सवार, उसे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे धके मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में वापस लौटते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते हैं। मुझे देखते ही भाई साहब का पहला सवाल यही होता, कहाँ थे? यही सवाल हर बार इसी ध्वनि में मुझसे पूछा जाता, और मेरे पास इसका जवाब केवल मौन था, एकदम चुप। न जाने मेरे मुंह से जरा सी बात क्यों ना निकल पाती कि यूं ही बाहर टहल रहा था, मगर नहीं, मेरा मौन ये साफ साफ कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। और भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों के साथ मेरा सत्कार करें। अरे तुम्हें बोला ना बैठकर पढ़ो। वो गुड़िया बैठी है ना, आगे पता नहीं। अभी तो क्या था दिल में माता जी नाम ठीक है, छोटा सा मैंने पता नहीं। A noun is a name of person, place or thing. Noun किसी मुझे पर्सन, नहीं दिखाई दे प्लेस रही। या थिंग का नाम होता है, इधर इधर ठीक है। तो यानी कि अशफाक कोई नाम है तो वो भी नाउन है। पटियाला किसी जगह का नाम तो वो भी नाउन। माता जी और ये टेबल भी नाउन हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे? अरे इस तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक खत ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल का काम नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो कोई गहरा गहरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान ना हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, अपना खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? कहने को तो आ जाती है, बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूं कि तुम कितने गूंगे हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, ये तो तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते, तुमने कभी मुझे देखने जाते देखा है कभी? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते, मैं पास तक नहीं पढ़ता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। और उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। तो ऐसे में तुम कैसे आशा करते हो कि युग खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? अरे मुझे तो केवल 2-3 साल ही लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह से उम्र गंवानी है तो उठो घर चले जाओ, वहां जाकर खूब मजे से गुल्ली डंडा खेलो। अरे दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? नालायक, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध मैंने किया, अब लताड़ कौन सहे। ऊपर से भाई साहब तो उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। लेकिन फिर भी इस तरह जान तोड़कर पढ़ने की शक्ति मैं अपने में न पाता। और निराशा में जरा देर के लिए ये सोचने लगता, क्यों ना हॉस्टल छोड़कर घर चला जाऊं। ये सही रहेगा, घर जाकर मजे से गुल्ली डंडा खेलूंगा। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपना जीवन खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना स्वीकार था, लेकिन इतनी मेहनत, तौबा 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 तौबा। मुझे तो चक्कर आ जाते थे पढ़ाई का सोचकर भी। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद वो निराशा के बादल फिर से छट जाते और मैं ये मजबूत इरादा कर लेता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा और झटपट एक टाइम टेबल तैयार कर लेता।
अब बिना कोई स्कीम बनाए, कोई नक्शा तैयार किए, कोई काम कैसे शुरू करूं भला? टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल ही उड़ जाती। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना, हाथ मुंह धो, नाश्ता कर, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 हिसाब, 9 से 9:30 इतिहास, फिर बस्ता लेना और स्कूल चल पड़ना। भाई साहब, स्कूल का समय हो गया, जल्दी आइए, जल्दी चलिए। हम भी स्कूल जाएंगे, मास्टर जी पढ़ाएंगे। और 3:30 बजे स्कूल से थके हारे लौट कर आधा घंटा आराम, और टाइम टेबल के मुताबिक 4 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाना। 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही यूं टहलना और फिर से पढ़ने बैठ जाना। 6:30 से 7 अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर रात का भोजन करना और फिर से पढ़ने बैठना। 8 से 9 हिंदी, 9 से 10 अनुवाद, और 10 से 11 विविध विषय, और फिर विश्राम। छोटू, बना के वो उठो, बोर हो गई। अरे उठ जाओ। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हे भगवान जी, मुझे परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास करवा देना, आपकी अति कृपा होगी। इतनी शक्ति हमें देना दाता। उठो, मन का विश्वास, अरे उठ जाओ, कमजोर होना हम चलेंगे। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, वो फुटबॉल की उछल कूद, और कबड्डी के दाव गाल, और वॉलीबॉल की फुर्ती और तेजी मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींचने आती। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख-फोड़ पुस्तकें, मुझे किसी का ख्याल ना रहता। और भाई साहब को एक बार फिर से नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। अब मैं भाई साहब के साय से भी बचता, हरदम उनसे दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में भी इस तरह से दबे पड़वाता कि उन्हें कानों कान खबर ना हो। मानो उनकी नजर मुझ पर पड़ी और मेरे प्राण
हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती हुई जान पड़ती, जैसे अभी कोई तलवार निकलेगी और पढ़ो। लेकिन जिस तरह कोई आदमी मौत और विपत्ति में फंसकर भी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं भी यूं डांट फटकार गुड़तियां खा खा कर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर पाता। अरे बदखुरदार, कुछ खबर भी है? परीक्षा की तारीखें आ गई हैं। अगर पास होना है तो अभी भी वक्त है। खूब जी लगा कर पढ़ो मेरी तरह, वरना फेल हो जाओगे। सालाना इम्तिहान हुए और नतीजे सुनाए गए। भाई साहब, नतीजे आ गए। आगे हाँ हाँ, नतीजे आ गए। हे भगवान जी, मुझे पास करवा देना। अब चलो भी। नतीजे देखे तो कुछ यूं पता चला कि भाई साहब तो फेल हो गए मैं पास हो गया और मैं पास, दर्जे में प्रथम हूं। अब मेरे और भाई साहब के बीच में केवल 2 साल का अंतर बाकी रह गया था। जी मैं तो आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं और जरा उनसे पूछूं, आपकी वो गौर तपस्या कहाँ गई? हाँ? मुझे देखिए, मजे से खेलता कूदता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूं। लेकिन भाई साहब बहुत दुखी और उदास लग रहे, इसीलिए मुझे उनके गांव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। अब मैं आजादी के साथ खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अब अगर भाई साहब ने मेरी फजीहत करी तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मुझे देखिए, मजे से खेलते कूदते दर्द में अव्वल हूं। लेकिन नहीं, वो मुझसे बड़े थे ना। जुबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे हाव भाव रंग ढंग से ये साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे बांध लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब बोर का सारा समय मैं गुल्ली डंडे की बेंट करके ठीक भोजन के समय कमरे में लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। भाई साहब, आओ, भाई साहब भूख लगी है, कुछ खाने को दो। खिलाता हूँ। भाई साहब, आज क्या व्यंजन बना है? तुम भी देख लेना। सुगंधित। अरे हाथ तो धो लो। स्वादिष्ट। भाई साहब, आपके हाथों में तो जादू है। देख रहा हूँ सब पास क्या हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तो फिर तुम्हारी हस्ती ही क्या है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। यूं तो आजकल अंग्रेजी के राज्य का विस्तार बढ़ा हुआ है, लेकिन हम इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि संसार के अनेकों राष्ट्र इनके आधिपत्य को स्वीकार ही नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता उसके दास थे। मगर अंत में क्या हुआ? क्या हुआ अंत में? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे चुल्लू भर पानी देने को न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे,
मगर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया तो दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी तो बड़ा ही होगा। उसे भी ये अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे सच्चा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। तो अंत में क्या हुआ? स्वर्ग से निकालकर नर्क में ढकेल दिया गया। शाह रूम के बारे में भी तो पढ़ा होगा, उसे भी अहंकार हुआ था, तो भीख मांग मांग कर मर गया। तो तुमने तो अभी केवल एक ही दर्जा पास किया, अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। फिर तो तुम आगे पढ़ चुके। यूं समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, बल्कि अंधे के हाथ बटेर लगी है, बटेर। और बटेर भी केवल एक ही बार हाथ रख सकती है, बार बार नहीं लगती। यूं तो कभी गुल्ली डंडे के खेल में अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, लेकिन इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी तो वो है जिसका कोई भी निशाना खाली न जाए। मेरे फेल हो जाने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। अरे बादशाहों का नाम याद रखना आसान समझते हो क्या? 8 तो हेनरी गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान है? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें का नाम लिख दिया तो सब नंबर गायब, सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? अरे दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोडियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अबागों को तो नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारों पंचम लगाते गए। अरे मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। वो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो खुदा की बना। ABC की जगह ACB लिख दिया तो सब नंबर गायब। कोई इन निर्दयी मुम्मतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर ABC और ACB में क्या फर्क है? क्यों व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का खून करते हो? अरे दाल भात रोटी या बात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? खाई तो, मगर नहीं। इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है और चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटांत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। अरे आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से लाभ क्या? अब कहते इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। पूछिए से प्रयोजन, दुगना नहीं चुगना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से। मगर नहीं, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। अब कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। क्या ना हो? 4 पन्नों से कम। ठीक। अब आप कापी लिए, पेन हाथ में लिए, बैठे उसके नाम पर रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत ही अच्छी चीज होती है। इससे आदमी के जीवन में संयम आने लगता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, कारोबार में उन्नति होने लगती है। अरे इस जरा सी बात के लिए 4 पन्ने क्यों लिखे हैं? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत ही क्या है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। यह समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। अरे हम तो चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो साफ साफ कहे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। और पन्ने भी कैसे? पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है? अनर्थ तो ये है कि ऊपर से कह दिया जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से क्या ना हो, कम ना हो। क्या मैंने बोला? संक्षेप में। हाँ, समय की पाबंदी पर निबंध 4 पन्नों से कम ना हो। हाँ ठीक। संक्षेप में तो
4 पन्ने हुए, नहीं तो ससुरे 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी चलिए। उल्टी बात है या नहीं? छोटा सा बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं। और ऊपर से कहते हैं, अरे भैया हम तो अध्यापक हैं जी, मेरे दर्जे में आओगे ना लाला तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब तुम्हें आटे दाल का पाम मालूम पड़ेगा। ये सब पास हो गए हो, दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं टिकते। लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। इस दुनिया का तजर्बा मुझे तुमसे अधिक है, इसलिए जो बात कहता हूं उसे गांठ बांध लो, नहीं तो पछताइएगा। मैं चला स्कूल, बस्ता उठाओ आ जाओ। देरी से आओगे तो मास्टरी मुर्गा बनाएंगे। और हाँ, बर्तन मांज के आना। शुक्र है कि स्कूल का समय निकटता, नहीं तो ये उपदेश माला ना जाने कब समाप्त होती। आज तो मुझे भोजन भी नहीं स्वाद लग रहा था। जब पास हो जाने पर ये तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद मेरे प्राण ही ले लिए जाते। ऊपर से भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा, उसने तो मुझे भयभीत कर दिया। अरे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यह भी ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार होने के बावजूद भी मेरी पुस्तकों में अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलने कूदने का एक भी अवसर हाथ से जाने ना देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क भी पूरा हो जाए और इस दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो आत्मविश्वास पैदा किया था वह भी अब धीरे धीरे लुप्त होने लगा और फिर से चोरों का सा जीवन कटने लगा। स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे दिन गुजरे, हफ्ते बीते, महीने बीते और देखते देखते पूरा साल निकल गया और एक बार फिर से सालाना इम्तिहान हुए और उसके नतीजे भी आए। भाई साहब, नतीजे आ गए। आगे हाँ हाँ, तुम देखो, आप नहीं चलेंगे? मेरे भी देखा ना। कृपा कर, बड़ी मेहरबानी होगी। नतीजे देखे, इस बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फेल। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर पता नहीं कैसे दर्जे में फिर से अव्वल आ गया। भाई साहब ने तो प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक अक्षर चाट कर गए थे। रात 10 बजे तक इधर, 4 बजे से भोर तक इधर, 6 बजे से 9:30 बजे स्कूल जाने से पहले तक। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फिर से फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रोने लग पड़े। भाई साहब, अरे छोटू, छोटू मैं पास हो गया ना छोटू। छोटू बोल, मैं पास हो गया ना। भाई साहब रो रहे थे तो मैं भी रोने लग पड़ा। भाई साहब, आप हर साल फेल हो आप इस साल फिर से फेल हो गए। भाई साहब, आप अगले साल। अरे चुप, हो जाऊंगा पास एक ना एक दिन। मुझे अपने पास होने की खुशी आदी हो गई
शायद मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब इतने दुखी ना होते। खैर, अब विधि की बात को कौन टाल सकता है? जो तकदीर में लिखा है वो तो होना ही। अब मेरे और भाई साहब के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही साल का अंतर बाकी रह गया। और मेरे मन में ये कुटिल विचार दे हुआ, कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा, फिर मैं किस आधार पर मेरी फजीयत करेंगे। लेकिन नहीं, वो मुझसे बड़े थे ना। ये कमीना विचार मैंने बलपूर्वक अपने दिल से निकाल फेंका। वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त उनकी बातें अप्रिय लगती हैं अवश्य, लेकिन शायद ये उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबर से। भाई साहब, आप खेलने चलेंगे मेरे साथ? मेरे पास ही फुटबॉल है। मैंने फुटबॉल में एक नई कला भी सीखी है। मैदान में चलेंगे, खेलेंगे, आपका मन हल्का हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। अच्छा, एक काम, इधर आओ, आप एक कैच पकड़ो। एक कैच पकड़ो ना। भाई साहब, अब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद भी ये बात समझने लग गए थे कि मुझे डांटने का अधिकार अब उन्हें नहीं रहा। या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी और मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मेरे मन में ये धारणा हुई कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। और भाई साहब के डर से पहले जब थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी अब बंद हुआ। अब मुझे पतंग उड़ाने का एक नया शौक पैदा हो गया। अब तो सारा समय बस पतंगबाजी की ही भेंट हो। अरे वाह, आज तो आसमान में लाल, पीले, हरे, गुलाबी, नील, हर रंग के पतंग उड़ रहे हैं। कौन सा का? हाँ, वो लाल वाला पतंग काटूंगा पहले। आज आप देखो मेरी कलाकारी, किस तरह से लाल पतंग काटता हूँ। मैं भाई साहब का अदब करता था, इसीलिए भाई साहब से नजर बचाकर ही ये सब काम करता। कन्ने बांधना, मांझा देना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, या आदि समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाती। मैं भाई साहब को यह संदेह भी ना होने देना चाहता था कि मेरी नजर में उनका सम्मान और लिहाज कुछ कम हुआ है। एक दिन संध्या का समय, हॉस्टल से कुछ दूर मैं कटा हुआ पतंग लूटता हुआ बेतहाशा दौड़ा चला रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता हुआ अपने पतन की ओर चला रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने चली आ रही है। बालकों की पूरी सेना लगे झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने चली आ रही थी। किसी को भी अपने आगे पीछे की खबर ना थी। मानो हर कोई उसी पतंग के साथ उस आसमान में हिटकोले खा रहा हो, जहां सब कुछ समतल है। न ट्राम, न मोटर कारें, न गाड़ियां। सहसा दौड़ते दौड़ते भाई साहब के साथ मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोल पड़े, इन बाजारी लोंडू के साथ धेले के कनकवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और इस बात का भी लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वें दर्जे में आगे हो और मुझसे केवल एक ही दर्जा नीचे हो। अरे आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं पास वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं।
बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर पतंगबाजी कर रहे हो। मुझे तुम्हारी कमअक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले। अरे तुम तो अपने दिल में यही सोचते होंगे कि मैं तो भाई साहब से केवल एक ही दर्जा नीचे हूं, और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और चाहे आज तुम मेरी ही कक्षा में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह कल को तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, और उसके 1 साल बाद शायद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन तुझ में और मुझ में जो 5 साल का फर्क है, उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। इस दुनिया का और जिंदगी का मुझे जो तजर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उसके लिए चाहे तुम MA, DPhil ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। अब हमारी अम्मा को ही देख लो, उन्होंने तो कोई दर्जा नहीं पास किया, दादा भी शायद 5वीं 6वीं के आगे नहीं गए। हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, लेकिन अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। वो इसलिए नहीं कि हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें हमें हमसे अधिक ज्ञान है। देर ना करे, मैं अभी बीमार हो जाऊं, तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा हो, वो ना किसी को तार दें, ना घबराए, ना बदहवास हो। सबसे पहले मर्ज पहचान कर इलाज करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें कामयाब ना हुए तो फिर किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलेगा। दादा जो पैसे बेचते हैं उसे 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, और उसके बाद पैसे के मोहताज हो जाते हैं। लेकिन छोटू, जितने पैसे हम दोनों खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में दादा ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ काटा है, और अपने कुटुंब का पालन किया है, जिसमें कुल मिलाकर 9 लोग थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, MA है कि नहीं है? और यहाँ के MA नहीं है, कहाँ के MA है? जोर से बोलो। ऑक्सफोर्ड। 1000 रुपया महीना पाते, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी अम्मा। तो भाई साहब, यहाँ पर हेडमास्टर साहब की डिग्री किसी काम की नहीं थी। जब तक घर का कारोबार खुद करते थे, खर्चा पूरा नहीं करता था, कर्जदार रहते थे। लेकिन जब से उनकी अम्मा ने घर का प्रबंध अपने हाथों में लिया है, तब से मानो उनके घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो तुम भी अपने मन से ये गुरूर निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते हुए तुम तो बेरान नहीं चलने पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं, लेकिन छोटू, मेरी इन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। मैं भाई साहब की इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। आज मुझे सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं भाई साहब, आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है। आपको मुझे डांटने का, सुधारने का पूरा अधिकार है। अरे, मैं पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी लग जाता है। मैं ही पतंग उड़ाऊं, मैं ही तुम्हारे साथ मैदान में जाऊं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी खेलूं। लेकिन खुद बेरा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये जिम्मेवारी भी तो मेरे सिर पे है ना। संयोग से उसी समय हमारे ऊपर से एक कटा हुआ पतंग जा रहा था। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का पूरा गोल उसके पीछे पीछे चला रहा था। भाई साहब तो ऊंचे थे ही, उन्होंने उछलकर वो डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। छोटू, भाई साहब, अरे छोटू, भाई साहब मुझे भी दीजिए। अरे भाई साहब, मैं भी लूंगा। ये लो। मुझे भी दीजिए ना भाई साहब। भाई मुझे दीजिए भाई साहब, मुझे दो ना। अरे छोटू,